गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। हमने लास्ट टॉपिक में किया था नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, सबने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके जरूर देखें उस चीज को। ओके, तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। पहले पार्ट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। कंडक्शन के बारे में जानेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है सोल्यूशन में कंडक्शन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक बार जरा बात कर लेते हैं कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन दो तरह की होगी, एक होगी मेटलिक और दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटलिक कंडक्टेंस में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आयंस आर द चार्ज कैरियर। तो आयंस जो होंगे वो चार्ज कैरी करेंगे। अब आयंस दो तरह के हो सकते हैं या होते ही है, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायंस पे होता है नेगेटिव चार्ज। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। एक बार जरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मेटलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्शन करते हैं। तो मेटल्स में हमारे पास होता है लैटिस स्ट्रक्चर। ये हम फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ओवर द लैटिस स्ट्रक्चर। So there is a movement of valence electron over the lattice structure of metal atoms. That is the reason for the conduction of metals. ठीक है, तो these are basically a movement of valence electrons on lattice structure of metal atoms. Lattice structure of metal atoms. ठीक है, this is the main reason for the conduction in metals. Okay, आयंस कैसे चार्ज कैरी करते हैं? तो हमारे पास प्रेजेंट है एक कंटेनर, कंटेनर में प्रेजेंट है इलेक्ट्रोड्स। इस इलेक्ट्रोड को मान लिया हमने जोड़ दिया किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब इस सॉल्यूशन में मेरे पास प्रेजेंट होंगे आयंस, तो पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस एंड लाइक दैट। ठीक है, एंड आयंस या चार्ज जो है वो अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं आपस में, ये सब बात जानते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आयन हमारा इस तरफ मूव करेगा और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। सो इन दी सॉल्यूशंस आयंस आर मूविंग टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। दिस इज द रीजन फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ गए सब बातें वाली? क्योंकि एक बात ध्यान देनी है हमें यहां पे कि आयंस मूव तब कर सकते हैं जब आयंस फ्री होंगे। तो आयंस का फ्री होना जरूरी है। मतलब अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो when you have salt in solid state it will not conduct electricity क्योंकि उसके आयंस बाउंडेड है, फ्री नहीं है। जब उस आयनिक कंपाउंड को या तो हम डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में या फिर मैं उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेता हूं या फिर मैं उसे लिक्विड में मेल्ट कर देता हूं, तो दो काम कर सकता हूं मैं, या तो मैं उसे वाटर में डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लूं
या फिर मैं उसे मेल्ट कर दूं, दोनों ही केस में आयंस जो बाउंड थे वो फ्री हो जाते हैं, एंड जैसे ही आयंस फ्री होंगे दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड, इसे नोट कर लेंगे। फिर चेक करते इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ द केसेस। चलिए बच्चे अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटीज इन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस की। तो हम देख चुके हैं मेटल्स में हमारे पास है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एटम्स, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट है बैलेंस एंड दे आर मूविंग, एंड बिकॉज दे आर मूविंग इट इज क्रिएटिंग कंडक्टिविटी। तो जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं तो ये जो एटम्स है मेटल्स के दे स्टार्टेड टू वाइब्रेट, तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट होती है। मतलब मान लीजिए कि ये मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जा रहा है आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से जा रहा है ये। अब क्या हुआ, अब इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट होगी। इट हैपेंस इन दिस। समझ के सब बातें वाली? वेरी गुड। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, इसमें क्या होता है कि हम पहले देख चुके हैं कि आयंस जब फ्री होते हैं तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हीट कर देता हूं। तो जब मैं उसे हीट करता हूं तो जो उसमें आयंस प्रेजेंट है दे एब्जॉर्ब द हीट, एंड दस बाय डूइंग दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये मेरे पास आयन प्रेजेंट है, इसको मैंने हीट प्रोवाइड करवाई, इस हीट को लेने के बाद इस आयन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये फास्ट मूव करेगा, और जब ये आयन फास्ट मूव करेगा तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दो इफेक्ट पढ़ लिए हमने। जब मेटल्स में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन से जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जब उस आयन को हीट दी जाती है तो उस आयन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे आयन फास्ट मूव करता है, और जब आयन फास्ट मूव करेगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों केसेस में टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक सब ये बात समझ गए होंगे, नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे, अभी हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, तो अब ये देखते हैं उस कंडक्टेंस का हम इलेक्ट्रोलाइसिस में किस तरह से उपयोग या यूज करते हैं, ठीक है। तो अब एक बार मैं जरा बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। अब कौन ब्रेक होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे पास वहां पे पोलर कंपाउंड होगा वो ब्रेक होगा, और वो किस में ब्रेक होगा? पोलर कंपाउंड आयंस में ब्रेक होगा, और जब वो पोलर कंपाउंड आयंस में ब्रेक होगा तो वो आयंस जो है कंडक्टेंस क्रिएट करेंगे, एंड दे विल मूव टू द अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा ये सब? ये सब होगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस चीज को। ये है मेरे पास कंटेनर, इसमें मैंने डिप कर दी इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम मोस्टली इनर्ट लेते हैं, तो मैं यहाँ पर भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। तो लेट्स से ये इलेक्ट्रोड हमारी प्लेटिनम की है दोनों, तो ये प्लेटिनम सॉलिड और ये भी प्लेटिनम सॉलिड। अंदर हमारे पास प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे पास प्रेजेंट है ए बी लिक्विड। मैंने लिक्विड स्टेट में लिया है इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के साथ, तो ये हमारी बैटरी हो गई। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड जिस टर्मिनल से अटैच होती है उस इलेक्ट्रोड पे उसी टर्मिनल का चार्ज आ जाएगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड अटैच है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस इलेक्ट्रोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोड अटैच है नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस इलेक्ट्रोड पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अंदर मेरे पास ए बी लिक्विड प्रेजेंट है, तो ए बी लिक्विड जो है ये डिसोसिएट होगा ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में, तो अंदर मेरे पास ये वाले आयंस प्रेजेंट है। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है, तो नेगेटिव टर्मिनल क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टर्मिनल से इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रोड पे आ गए। अब क्योंकि यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव आयंस जो है, ए पॉजिटिव आयंस, दे विल मूव टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है। पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैटायंस। तो कैटायंस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोड को नाम दिया जाता है कैथोड। तो अब यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है। अब जरा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड हुआ करती थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है हमारे। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। तो कैटायंस कैथोड पे जाते हैं, और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? कैथोड पे होती है रिडक्शन की प्रोसेस। तो ए पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ए यहां पे सॉलिड है, तो ए सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, तो इस मेटल पे ए की लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द लेयर ऑफ ए सॉलिड। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब सेकंड टाइम क्या होगा कि जो बी नेगेटिव हमारे पास है, वो बी नेगेटिव जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। बी नेगेटिव है, नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। तो एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है उसे एनोड कहा जाता है। समझ गए बात? तो दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज टर्म्ड एज एनोड। और हम ये सब जानते हैं एनोड पे जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन की होती है। यानी कि अब ये बी नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इलेक्ट्रोड पे। तो यहां लिखता हूं मैं बी नेगेटिव विल चेंज इनटू बी। लेट्स से बी कोई गैस है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ेंगे, फिर सर्किट में आएंगे, एंड सर्किट में आने के बाद ये दोबारा से यहां पर आएंगे। तो ऐसे हमारे पास पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, सॉल्यूशन में आयंस का फ्लो हो रहा है। समझ गए सब बातें वाली? तो दिस इज मेटलिक कंडक्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्लियर नो? दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क्स। आई थिंक सब ये बात समझ गए होंगे। तो अब अगर मैं इन दोनों से ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं तो वो क्या बनती है कि जब ए बी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो चेंज हो जाता है ए सॉलिड में और बी गैस में। तो बी गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द एनोड साइड, और ए सॉलिड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड साइड पे। आई थिंक सभी ये बात समझ गए होंगे। समझ गए ना? नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अभी जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल पढ़ा, जनरल एग्जाम्पल पढ़ा, उसमें से हम कुछ रियल एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस
of NaCl liquid on platinum electrodes. इलेक्ट्रोड को डिफाइन करना जरूरी है यहां पे। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये सब जानते हैं इनर्ट का मीनिंग क्या होता है। अगर नहीं जानते तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट विल जस्ट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स। NaCl मेरे पास लिक्विड स्टेट में है, तो अगर मैं कंटेनर ड्रॉ करता हूं, ये इलेक्ट्रोड्स है, यहां मेरे पास प्रेजेंट है NaCl का लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये NaCl लिक्विड है और ये NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इन दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं हम, तो ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्लैटिनम की है। समझ गए सब बातें वाली। तो सोडियम आयंस जो प्रेजेंट है वो कहां मूव करेंगे? टुवार्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लोराइड आयंस कहां मूव करेंगे? टुवार्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। समझ गए सब बातें वाली। तो कैटायंस कहां मूव करते हैं? कैटायंस कैथोड पे मूव करते हैं और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कैटायंस गोस टू कैथोड, कैथोड प्रोडक्शन, शॉर्ट में कहेंगे CCR, कैटायंस कैथोड रिडक्शन। एनायंस कहां जाते हैं? एनायंस एनोड पे जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो शॉर्ट में कह देंगे AAO। इसकी एक और ट्रिक याद करने की ये है कि ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स है और ये सभी के सभी वोवल्स है। तो एनोड वाले पार्ट में सब वोवल्स आएंगे, कैथोड वाले पार्ट में सब कॉन्सोनेंट्स आएंगे। तो CCR AAO। समझ गए बात ये वाली सभी? वेरी गुड। तो पहले कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पर कौन से आयन जाने वाले हैं? कैटायन कौन है? वो सोडियम है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आयन और क्या बना लेगा? सोडियम सॉलिड। तो सोडियम यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एनोड पर क्या होगा? एनोड पे Cl नेगेटिव आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाएंगे Cl गैसियस एटम। अब Cl गैसियस एटम इज नॉट स्टेबल, तो Cl गैसियस एटम अपने जैसे ही Cl गैसियस एटम के साथ मिलकर बनाएगा Cl2 गैस। नाउ दिस थिंग इज स्टेबल। तो अब क्योंकि एनोड पे दो तरह की रिएक्शन हुई है, तो इन रिएक्शंस को नाम देते हैं। ये जो पहली रिएक्शन है इसे कहते हैं प्राइमरी रिएक्शन। इन दिस प्राइमरी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर लॉस्ट और गेन्ड। सेकेंड रिएक्शन में जब स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी रिएक्शन। तो सेकेंडरी रिएक्शन में हम स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। समझ गए सब बातें वाली। तो प्राइमरी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन या तो लॉस होगा या गेन होगा। सेकेंडरी रिएक्शन में हम स्टेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर और नॉट? लेट मी राइट इट आल्सो। तो प्राइमरी स्टेप या प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है? आइदर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट और गेन। सेकेंडरी रिएक्शन में क्या होता है? जल्दी बताएं। सेकेंडरी में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। तो Cl2 गैस विल रिलीज फ्रॉम एनोड साइड एंड सोडियम विल बी डिपॉजिटेड ऑन द प्लैटिनम। ठीक है, समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। नोट कर लेंगे। हम एक एग्जांपल और ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट ऑन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लैटिनम के साथ हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कॉपर सल्फेट एक्वस का। तो अब जो है मैं वी विल नॉट ड्रॉ कंटेनर, दैट इज ऑब्वियस कि अब कंटेनर तो होगा ही होगा। हम सिर्फ अब रिएक्शंस पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके। तो कॉपर सल्फेट एक्वस,
इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट भी मेरे पास प्रेजेंट है, साथ में मेरे पास वाटर भी प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है कॉपर 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। वाटर डिसोसिएट होता है पार्शियली H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। तो मैं ये जानता हूं कैटायंस कैथोड पे जाके रिडक्शन करते हैं, एनायंस एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन करते हैं। अब मेरे पास दो तरह के तो कैटायन हैं और दो तरह के ही मेरे पास एनायन है, तो कौन सा जाएगा इसका पता हमें चलता है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो हम ये जानते हैं दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स हमारे पास अरेंज्ड है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज्ड है। ठीक है, तो ऑल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ SRP। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो जिस एलिमेंट का SRP पॉजिटिव होगा दैट इज इजिली रिड्यूस्ड, है कि नहीं, ये हम लिख चुके हैं पहले। तो अगर मैं टेबल को ध्यान से देखता हूं जो कि अगर बुक में लिखी मिलेगी, तो टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर पॉजिटिव देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कॉपर विल बी इजिली रिड्यूस्ड। समझ गए सब बातें वाली। तो रिडक्शन की बात हमारे पास हो गई, तो हाइड्रोजन और कॉपर में से कॉपर विल बी रिड्यूस्ड। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइज होने की। मेरे पास सल्फेट है, मेरे पास हाइड्रोक्साइड है। तो ऑक्सीडाइज कौन होता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP मोर नेगेटिव होगा दैट विल बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मोर नेगेटिव का मतलब है लेस पॉजिटिव, तो आई कैन ऑल्सो राइट लेस पॉजिटिव। तो मोर नेगेटिव या फिर लेस पॉजिटिव। तो अगर हम कंपेयर करते हैं सल्फेट को और OH नेगेटिव को, तो E0 और रिडक्शन ऑफ OH नेगेटिव इज लेस देन, मतलब नेगेटिव या लेस पॉजिटिव देन E0 रिडक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, मतलब दिस थिंग इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड। तो ध्यान दिया आपने, यहां पर हमारा यूज हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो इन दोनों में से दिस थिंग विल बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस थिंग विल बी इजिली रिड्यूस्ड। तो पीछे कौन रह जाएगा? पीछे रह जाएगा H पॉजिटिव, पीछे रह जाएगा सल्फेट। तो ये तो हमने अभी पता कर लिया कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। अब उस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, आई डोंट नीड दैट नाउ। ओके, ध्यान देंगे सभी। तो मैं कैथोड की बात कर रहा हूं पहले। कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन पहले कॉपर का होगा, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना लेगा। तो कॉपर सॉलिड विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। एनोड पर क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? OH नेगेटिव का होगा। तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाएगा OH, बट OH गैसियस इज नॉट स्टेबल। तो एक और OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाएगा एक और OH गैसियस। अब मेरे पास बन गए 2 OH। दिस इज ए प्राइमरी प्रोसेस। अब OH प्लस OH they will combine to make water plus half oxygen. Now this is secondary process. ठीक है, तो वाटर क्योंकि लिक्विड होता है तो दैट विल स्टे इन द कंटेनर। ऑक्सीजन क्योंकि गैसियस होती है तो एनोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। समझ के बात सब ये वाली। अब कंटेनर में क्या क्या रह गया? H प्लस रह गया, सल्फेट रह गया, वाटर रह गया। तो क्योंकि कंटेनर में H प्लस लेफ्ट है, बच गया है, एंड H प्लस
वाटर में प्रेजेंट है, और जब H प्लस वाटर में प्रेजेंट होता है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है। तो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट वी गेट लेफ्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन। तो वी आर लेफ्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन। सो आई थिंक सभी ये बात समझ गए होंगे। तो सवाल बनता है कंपटीशन में, हाउ pH changes when you electrolyze a solution of copper sulfate। तो आप बोलेंगे pH decreases, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस होता है वहां पे। क्लियर? नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे, अब एक नई बात करते हैं आगे। तो हमारे पास एक थर्ड केस है। इस केस में हमारे पास कॉपर सल्फेट तो वही है, बट अपने इलेक्ट्रोड अब चेंज कर दिए। इलेक्ट्रोड हमारे पास जो है वो कॉपर सॉलिड की है। अब कॉपर सॉलिड इज नॉट इनर्ट, दिस इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो दैट विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कैसे लेगी अब वो देखते हैं। तो अब मुझे कंटेनर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोड्स, इसको जोड़ देते हैं बैटरी के साथ। अंदर मेरे पास प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन है ये। इलेक्ट्रोड्स हमारी प्रेजेंट है कॉपर की। कॉपर सल्फेट एक्वस है। कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में। मेरे पास वाटर है। वाटर पार्शियली डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। अब हम देख चुके हैं कि इनमें से कौन रिड्यूस होगा। तो कॉपर रिड्यूस होगा, इससे पहले पढ़ा। कौन ऑक्सीडाइज होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा कंपैरेटिवली। ठीक है। एक बात ध्यान देनी है, इलेक्ट्रोड अब जो है वो एक्टिव है, तो दे विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है। कैसे पार्ट लेगी वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं कैथोड पर क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, कॉपर पॉजिटिव आयन मेरे पास प्रेजेंट है, इसका SRP पॉजिटिव का होता है, तो ये हमारे कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मतलब टू द पॉजिटिव, सॉरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड पर कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना लेगा कॉपर सॉलिड। तो इलेक्ट्रोड यहां पर हमारा कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं एनोड की। तो होगा क्या अब एनोड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड एक्टिव है, तो कॉपर सॉलिड जो इलेक्ट्रोड की फॉर्म में प्रेजेंट है वो आयंस बनाना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो अब कॉपर सॉलिड से आयंस जो है वो सॉल्यूशन में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए सब बात ये वाली ना? क्योंकि इलेक्ट्रोड एक्टिव है, माइंड इट, एक्टिव है तो सॉलिड विल चेंज इनटू आयंस। इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेंगे, ये ऊपर सर्किट में रिवॉल्व होके वापस कैथोड की तरफ आ जाएंगे। समझ गए सब बातें वाली? तो जितने कॉपर कंज्यूम हुए उतने ही कॉपर आयन फॉर्म हो गए। तो अब अंदर कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये आयन भी चेंज नहीं हुए, ये आयन भी चेंज नहीं हुए, ये आयन भी चेंज नहीं हुए, और ये आयन भी चेंज नहीं हुए। तो pH remains constant। ठीक है। तो when you change electrode, पहले प्लेटिनम थी अब कॉपर है, तो प्लेटिनम के केस में pH कम हो गया था, कॉपर के केस में pH वही रहा, क्योंकि जो प्रोसेस है वही चेंज हो गई यहां पे। आई थिंक सभी ये बात समझ गए होंगे हमने यहां पे क्या किया है और क्या करना चाह रहे थे हम, है ना? समझ गए ना? वेरी गुड। तो इसे नोट कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो डिपॉजिट हुआ है सॉलिड, वो कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट हुई है उसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।